प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम गांधी चिंतन के बारे में आगे बात करेंगे। गांधी के सत्याग्रह के बारे में, अहिंसा के बारे में और दूसरी उनकी तकनीकों के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की। इस वीडियो में हम गांधी के दूसरे महत्वपूर्ण विचार पढ़ते हैं। गांधी के धर्म और राजनीति के संबंधों को लेकर के जो विचार है, उसके संबंध में हमें कुछ जानकारी होना आवश्यक है। गांधी ने धर्म और राजनीति को पृथक करने पर बल दिया। हालांकि वो बराबर ये बात कहते रहे कि राजनीति को धर्म पर आधारित होना चाहिए। धर्मविहीन राजनीति को उन्होंने कूड़ा करकट के समान माना और गांधी ने राजनीति को आध्यात्मिकता के धरातल पर स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन वे धर्म का जो प्रचलित रूप है, जो प्रचलित स्वरूप है, या जिसे हम सांप्रदायिकता के नाम पे व्यक्त करते हैं, उस रूप में धर्म के उस प्रचलित रूप को जो शोषण पर आधारित है, जो परस्पर विश्वास पर आधारित है, धर्म के उस रूप को उन्होंने राजनीति से अलग करने की बात कही और सभी धर्मों की मूलभूत एकता के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धर्म एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाओं की तरह है, जिसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो सभी धर्मों में एक से हैं। और इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों की इस मूलभूत एकता पर बल देते हुए सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की बात की। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता को हिंसा का कारण माना। उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए धर्म की राजनीति रूपी टोपी पूर्णतः गंदगी है और इसे दूर फेंक देना चाहिए। यानी धर्म को आधार बना करके जो विद्वेष की, जो असहिष्णुता की राजनीति की जाती है, गांधी उसके पूर्णतः विरोधी रहे। गांधी के इस चिंतन को या इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि धर्म की जहाँ तक बात है, गांधी ने ये कहा कि धर्म जो है वो एक व्यक्तिक वस्तु है। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। और उन्होंने ये कहा कि जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, लेकिन व्यक्तिगत धर्म को मानने की यह स्वतंत्रता जो हम अपने लिए चाहते हैं, वही स्वतंत्रता हमें दूसरों को देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैसे हम सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में सनातन धर्म को मानते हैं, वैसे ही जो इस्लाम का मानने वाला है उसे इस्लाम को या कुरान की शिक्षाओं को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। जो सिख है उसको सिख धर्म की शिक्षाओं को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। जो ईसाई है उसको ईसाईयत को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि इन सारे धर्मों की शिक्षाओं में कोई असमानता नहीं है, उनमें एक मूलभूत एकता विद्यमान है। लेकिन जो धार्मिक कट्टरपन है, वह धार्मिक कट्टरपन जब अपने धर्म को मानने के साथ साथ जब दूसरे धर्म के प्रति विद्वेष फैलाने का प्रयास करता है, तो और उस विद्वेष की राजनीति की शुरुआत जब धर्म के नाम पर होती है, तो उससे एक समाज में असहिष्णुता पैदा होती है और उस असहिष्णुता के कारण से हिंसा पैदा होती है। इस रूप में उन्होंने ऐसे विद्वेष फैलाने वाले धर्म को या धर्म के प्रचार को राजनीति से दूर करने की बात कही। गांधी वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक है। कई लोग उन पर इसलिए ये आरोप लगाते हैं, खासकर अंबेडकर का भी उनसे ये विरोध रहा कि गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर होने के कारण से जो है वो रूढ़िवादी हैं। लेकिन वास्तव में गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक उस रूप में हैं जहाँ पर कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता है, गुणों के आधार पर कर्मों का निर्धारण होता है, कार्य के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता है। लेकिन गांधी इस बात को व्यक्त करते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था आपस में स्तरीकरण नहीं करती है, ये बल्कि वह सभी वर्णों को समान मानती है
और इस रूप में जो श्रम के आधार पर, जो गुणों के आधार पर श्रम का विभाजन है वो वैज्ञानिक है। लेकिन ये विभाजन शूद्र को भी उतना ही महत्वपूर्ण बनाती है जितना कि ब्राह्मण को। समाज में दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और उनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था जिस रूप में भारत में जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और जन्म आधारित हो गई, और वह जन्म आधारित जाति व्यवस्था में जो छुआछूत आई, जो भेदभाव आया, उसके गांधी बहुत विरोधी थे और वह अस्पृश्यता को दूर करने की बात करते थे। अछूतोद्धार का कार्यक्रम उन्होंने चलाया, हम सब इस बात को जानते हैं। उन्होंने समाज को एक परिवार की तरह मानने पर बल दिया, जिसमें उन्होंने केवल वर्ण व्यवस्था का समर्थन इस आधार पर किया कि समाज में सबका अपना महत्व है, हर कार्य का अपना महत्व है और हर कार्य को करने वाले लोग समाज में होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक उन्होंने दलितों के उद्धार की बात है, उन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया और उन्होंने हरिजनों के प्रति बहुत प्रेम और सद्भाव दिखाया। हम सब जानते हैं कि जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर ये शर्त रखी कि इस आश्रम की शुरुआत तभी होगी जब इसमें सबसे पहले कोई दलित बंधु आकर के रहेगा। और तब दानी बहन और उनका परिवार जो है वो वहाँ आकर के रहने लगा। तो गांधी ने कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने छुआछूत और जो जातीय अस्पृश्यता का भाव है उसको दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं सारे प्रयास किए। वह स्वयं आश्रम में अपनी गंदगी को खुद साफ करते थे। उन्होंने मेला प्रथा का विरोध किया। तो इस प्रकार वो उस जातीय व्यवस्था के और उस जाति व्यवस्था से उपजी अस्पृश्यता और छुआछूत के बहुत विरोधी थे। यद्यपि वे उस वैज्ञानिक वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक आधार पर समर्थन कर रहे थे, जिसका आधार कर्म आधारित श्रम विभाजन था। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गांधी धन संग्रह, जिसे परिग्रह कहते हैं, उसके विरोधी है। अपरिग्रह की बात उन्होंने की। वे पूंजीवाद के विरोधी हैं। पूंजीवाद के विरोधी इसीलिए हैं क्योंकि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में, पूंजीवाद के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होती है जिसमें पूंजी कुछ लोगों के हाथों में संचित या संग्रहित हो जाती है, और इसलिए गांधी उस पूंजीवाद का विरोध करते हैं। और पूंजीवाद के स्थान पर उन्होंने न्यासीता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और ये कहा कि संपत्ति जो होती है वह कभी भी व्यक्तिक नहीं होती, वह सामूहिक होती है, वह समुदाय की होती है, वह समाज की होती है। व्यक्ति जो संपत्ति संचित करता है, हमेशा उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वह समुदाय की संपत्ति है, वह समाज की संपत्ति है, वह सामूहिक है। वह तो केवल उसका ट्रस्टी है, वह तो केवल उसका न्यासी है, और इसीलिए उसे अपने उपयोग में आने के उपरांत जो बची हुई संपत्ति है उसका संग्रह नहीं करके उसको अपने आप को उस संपत्ति का उस सामाजिक संपत्ति का न्यासी मानते हुए उसे उस संपत्ति को समाज को सौंप देना चाहिए, समुदाय को सौंप देना चाहिए, समाज को दे देना चाहिए। फिर गांधी ये कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। हम हालांकि इस प्रकृति ने बहुत में जो संसाधन है वह बहुत सारे हैं, ये पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि वह सब का विकास कर सकती है, सबकी भूख को शांत कर सकती है। लेकिन अगर लालच का भाव आ जाए, हम अपनी आवश्यकताओं को असीमित कर लें और हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लें, तो फिर पृथ्वी के ऊपर जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे और इससे एक ऐसी विकास की प्रक्रिया शुरू होगी की विकास की प्रक्रिया के अंदर प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और प्रकृति के संसाधन कम पड़ने लग जाएंगे, और तब प्रकृति के उन संसाधनों पर अधिकार करने के लिए जो है आपस में होड़ पैदा हो जाएगी। पश्चिम की जो भौतिकतावादी और पूंजीवादी संस्कृति है वह ऐसी ही विकास या ऐसे ही होड़ को जन्म दे देती है। इसीलिए वो उसको हिंसक संस्कृति कहते हैं, शैतानी सभ्यता कहते हैं। गांधी ने विकास
के मॉडल पर चर्चा करते हुए इसीलिए संपोषित विकास की बात की। संपोषित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका अर्थ यह है कि हम प्रकृति के संसाधनों का उपभोग इस प्रकार करें कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जा सके, और तो वरना संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो हमें विकास की प्रक्रिया को इस तरीके से संचालित करना चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए अपनी आवश्यकताओं के लिए ही संसाधनों का प्रयोग करें और उनका उपभोग इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचे रह सके। फिर गांधी ने कुटीर उद्योगों पर बल दिया, छोटे उद्योगों पर, घरेलू उद्योगों पर बल दिया। उन्होंने मशीनीकरण का विरोध किया। हालांकि मशीनीकरण का विरोध इस रूप में नहीं है कि वो पूरी तरह मशीनों और यंत्रों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मशीनों और यंत्रों का उपयोग वहीं होना चाहिए जहां पर आवश्यक हो। मशीनों और यंत्रों का उपयोग इस रूप में नहीं होना चाहिए कि मानव श्रम बेरोजगार हो जाए, जैसा हुआ पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत हुआ। तो गांधी ने कहा कि अगर हर जगह मशीन आ जाएगी तो मानव श्रम बेकार हो जाएगा, इससे बेरोजगारी फैलेगी और शोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पूंजी का केंद्रीयकरण शुरू हो जाएगा। इसकी बजाय हमें विकेंद्रित उत्पादन पर बल देना चाहिए, और ये विकेंद्रित उत्पादन कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही संभव है। हमें घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हर हाथ को काम मिल सके, कोई भी बेरोजगार ना हो और जो उत्पादन हो वह उत्पादन वह भी ज़्यादा होगा और सस्ता होगा, सस्ता श्रम होगा। तो ये सारी बातें गांधी के आर्थिक दर्शन में सन्निहित थी। गांधी के पूरे चिंतन को अगर आप देखें तो गांधी के पूरे चिंतन का जो मूल केंद्र है वो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन सामाजिक स्तर पर भी है, यह डिसेंट्रलाइजेशन की बात उनके आर्थिक विचारों में भी है, और यही डिसेंट्रलाइजेशन की बात राजनीतिक विचारों पर भी है। जब जहाँ हम बात करें राजनीतिक विकेंद्रीकरण की तो गांधी पंचायती राज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, वह संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते हैं जिसकी बात हमने पूर्व की वीडियो में की है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में केंद्रीयकरण की भावना निहित होती है, सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि हमें जो सत्ता है वह गांव के लोगों के हाथ में सौंपनी चाहिए। जिस दिन इस देश के लाखों गांवों के लोगों के पास में राजनीतिक सत्ता पहुंचेगी, उस दिन ये देश वास्तविक रूप से आज़ाद होगा, और यह पंचायती राज के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पंचायतों को मजबूत करने की बात कही। योजनाएं ऊपर से संसद के माध्यम से, केंद्रीय सरकार के माध्यम से बन करके नहीं आनी चाहिए, बल्कि योजनाएं पंचायत के स्तर पर बननी चाहिए। पंचायत को अपने संसाधनों को खुद विकसित करना चाहिए और खुद योजनाएं बनाकर गांवों का विकास करना चाहिए। जब 7 लाख गांवों का विकास हो जाएगा उस दिन पूरे देश का विकास होगा, ये गांधी की धारणा थी। और इसीलिए उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात की, उन्होंने अंत्योदय की, सर्वोदय की बात की। अंत्योदय का अर्थ है कि जैसा गांधी का एक प्रसिद्ध कोटेशन है, उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को या समाज को अगर ये पता करना हो कि उनकी जो योजनाएं हैं या उनका जो समाज है वो खुशहाल है या नहीं, तो उसे अंतिम समाज के अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए उस व्यक्ति के चेहरे को देखना चाहिए कि उनकी उन योजनाओं से उसके चेहरे पे खुशी आती है या नहीं, उसका विकास होता है या नहीं। समाज के अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए व्यक्ति का जिस दिन विकास हो जाएगा, उस विकास से जिस दिन उसके चेहरे पर खुशी आएगी, उस दिन हमें समझना चाहिए कि समाज ने विकास किया है। लेकिन अगर समाज की अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब समाज ने विकास नहीं किया। इसीलिए विकास की प्रक्रिया उस समाज के अंतिम सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति से आरंभ होनी चाहिए, वहाँ से विकास की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। जबकि होता उल्टा है, विकास हमेशा ऊपर से लादा गया विकास है। जो आज हम विकास की बात करते हैं, विकास के मॉडल की बात करते हैं, वो सारा ऊपर से बैठा लादा गया विकास है। इसके अपोजिट गांधी आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, अंत्योदय की बात कर रहे थे, समाज के अंतिम सिरे पर बैठे हुए व्यक्ति से विकास की प्रक्रिया की शुरुआत की बात वो कर रहे थे। और ये सब होगा कुटीर उद्योग धंधों के विकसित किए जाने से, ग्राम स्वराज को मजबूत किए जाने से ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी उद्योगों का विकास किए जाने से ये सारी चीज़ें संभव होगी। इसी तरह उन्होंने सामाजिक विकेंद्रीकरण की बात की। अंतिम जो दलित व्यक्ति है, जो हरिजन है, जो समाज के अंतिम
सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको छुआछूत दूर करके उसको जब हम गले लगाएंगे, जब उसका हम विकास करेंगे तो समाज में एकता स्थापित होगी, समाज का विकास होगा। तो इस तरह गांधी के दर्शन का मूल केंद्र जो है वो विकेंद्रीकरण है, वह डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये सारे हम गांधी के विचारों की बात हम करते हैं। और यहाँ गांधी के विचारों की बात करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भारत की में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली उसमें गांधी के विचारों की बार बार बात आई। उस बहस में बार बार गांधी शामिल होते हैं, गांधी के विचार सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद जब आज़ादी प्राप्त हुई उसके बाद से आज तक भी हम ये बात करते हैं, बार बार ये बात आती है कि क्या हम गांधी के सपनों का भारत बना पाए हैं, और क्या गांधी आज के युग में कितने प्रासंगिक हैं और भारत में जो राजनीति है वह गांधी के बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ी है या किसी और रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसलिए ये सब बातें समझने के लिए हमें गांधी को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।